हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। अब बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं बांग्लादेश के लिए आने वाले दिनों में बताए गए हैं। उसमें जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी अपने वॉइसेस कंसर्न की हैं। 5-6 मेजर चैलेंज बताए गए हैं। उन 5-6 मेजर चैलेंज में सबसे पहला चैलेंज जो बांग्लादेश के लिए बताया गया है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी। कि ग्रोथ तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ के साथ जो इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ रही है और पावर्टी जितनी कम होनी चाहिए थी अब वो उतनी कम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है 2030 तक की और 2041 की वो पूरी होने में बहुत दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो पाथ था इस रिपोर्ट के हिसाब से वो थोड़ा सा अब पीछे चला जाएगा और जो ऑब्जेक्टिव्स 2030 तक अचीव होने थे अब शायद वो और 10 साल उसको लग जाएंगे। एक तो कोविड इफ़ेक्ट भी आया कि इकोनॉमीज़ बहुत पीछे चली गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक मेजर जोर दिया गया है। एक और जो पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया गया है वो बता देता हूँ, वो ये है कि ग्रोथ स्ट्रेटजी बांग्लादेश के लिए होगी क्या अल्टीमेटली, कि क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी सिर्फ एक्सपोर्ट की होगी या सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की होगी या फिर आपको डाइवर्सिफाई करना है या सिर्फ आप गारमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि अगर एक कमोडिटी जो 85% एक्सपोर्ट देती है अगर आप उसके ऊपर लंबे टाइम तक डिपेंड करेंगे तो शायद आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके कि डिपेंडेंस ऑन द गारमेंट कम किया जाए, 50% तक लाया जाए। फार्मास्यूटिकल हो गया, लेदर हो गया, जूट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया या बाकी जो इंडस्ट्री है उनको बढ़ा के वहाँ तक लेकर आना है। क्योंकि अगर ये इतनी जल्दी अगले 5-6 सालों में नहीं होता है तो बांग्लादेश के लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, और ये इतना अच्छा नहीं होगा। तीसरा दिया गया कि बांग्लादेश में एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है और इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर लोग स्कूल में जाते भी हैं तो लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, वो हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री है। सॉरी, वहाँ से जो स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं उनकी जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है या उनकी जो फिनिश है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी इंटरनेशनल क्लास पे होनी चाहिए। और अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट भी दिया है कि 9 ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ आर विलिंग टू ओपन कैंपसेस इन द ढाका और बांग्लादेश, जिसकी वजह से वहाँ पे क्वालिटेटिव चेंज आ सकता है। जब ये इंटरनेशनल क्लास ऑफ फैकल्टीज़ या कॉलेजेस या कैंपसेस आएंगे तो फ़र्क पड़ेगा, उससे कम से कम ये महसूस होगा कि हाँ यहाँ की अब इसको कम से कम 10 साल चाहिए होंगे कि एजुकेशन लंबा प्रोसेस होता है, ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तीसरा, ये चौथा अगला पॉइंट था, इसमें बताया गया कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। बैंकिंग के हो गए, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गए, स्टॉक मार्केट के हो गए, यहाँ पर बहुत कमियाँ गिनाई गई हैं। दरअसल कमियाँ इसलिए गिनाई गई है कि बांग्लादेश के अंदर जो फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं वो शायद उस लेवल के नहीं हैं और कहीं ना कहीं इस बात की कमी बांग्लादेश की सरकार भी महसूस करती आई है। बांग्लादेश बैंक तो अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसके आसपास जो बाकी एक्सपर्टीज़ है फाइनेंस के अंदर वो शायद अभी भी अगले 10 साल चाहिए होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। और साथ में एक ये बताया कि अब बांग्लादेश को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैलेंस करना पड़ेगा। इंडिया और चाइना के बीच में जो करते तो आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं चाइना की ग्रोथ तो बढ़ रही है और इंडिया कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अवॉइड करता आ रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है, जिसके कारण की वजह से अब हमारे सामने हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेसिकली कि चाइना उस वैकेंट स्पॉट का फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन इसमें कहा गया आर्टिकल में कि थोड़ा सा अगर बांग्लादेश बैलेंस कर लेगा और इंडिया को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेबर तो वही है। अब लेकिन चाइना के पास अगर वैकेंट स्पॉट आएगा और इंडिया अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर चाइना के लिए ओपन रहेगा, तो फिर इंडिया दोष नहीं दे सकता। तो इसमें ओवरऑल जो लूज़र रहेगा वो हमें लगता है इस आर्टिकल के हिसाब से वो इंडिया ही रहेगा। और अल्टीमेटली बांग्लादेश अगर थोड़ा सा बैलेंस कर लेगा इसको तो उसको आने वाले सालों में बहुत फ़ायदा होगा। अच्छी रिपोर्ट है ये, अच्छे पॉइंट्स हैं, बशर्ते कि उसके ऊपर सरकार जल्दी काम करे। शुक्रिया आपका।